नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भूली बिसरी कहानी में आज सुनिए मेरा भी घर हो उपन्यास का द्वितीय अध्याय। लेखिका वर्षा अरालजा। अरे काफी थक गई है तू तो। खिड़की के पास बैठे हुए सांझ के झुटपुटे प्रकाश में पड़ते हुए हरिदास का ध्यान लीना पर गया तो वे चिंता से बोले, ओ कौन दीदी, अच्छा हुआ आप आ गई। मैं कब से आपका रास्ता देख रही हूँ। ये आपके मित्र अनुपम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज बहुत देरी कर दी आपने। नाश्ते की प्लेट अनुपम के करीब खिसकाती हुई सुरेखा हंसते हुए बोली। लीना धीरे से कमरे में दाखिल हुई। पर्स सोफे पर लापरवाही से फेंक कर निढाल सी सुरेखा की बगल वाली कुर्सी में वह ढेर हो गई। अरे आप यहाँ कैसे? वाह रे वाह, तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे मेरा यह अचानक टपक पड़ना तुम्हें अच्छा न लगा। मूड एकदम आउट। यह मेरे चले जाने का सिग्नल तो नहीं है ना? और वह हमेशा की तरह ठठाकर हंस पड़ा। अरे नहीं भाई नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं। यह तो इस वजह से कि दोपहर में जब आप मिले थे तब आपने यहाँ आने का जरा भी जिक्र नहीं किया। और घर का पता कैसे मिला? यह तो कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें सीक्रेट बता ही दो। तुम्हारे घर के पिछवाड़े में मेरा एक दोस्त रहता है। ऑफिस से छूटकर मैं उसके यहाँ गया था। वह अपने पड़ोसियों की बहुत तारीफ कर रहा था। बातों ही बातों में तुम्हारी बात निकल आई। अब बताओ, तुम्हारा पता ढूंढने में मुश्किल ही क्या थी? हो ना शर्लक होम्स? अनुपम की बात से सुन हरिदास और सुरेखा दोनों जोर से खुलकर हंस पड़े, किंतु लीना न हंस सकी। क्या कहे क्या ना कहे, उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। किंतु आज तुझे इतनी देर कैसे हो गई बेटा? आज काम ज्यादा था क्या? ये तो कब के चले जा रहे थे। मैंने आग्रह करके बैठा लिया कि बस लीना आती ही होगी। अरे बाबूजी, आपने क्या बैठा लिया? मैं तो चाय नाश्ता देखकर खुद ही ललचा गया। यह मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। अनुपम ने नाश्ते पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया। अनुपम का उत्साह, सुरेखा का निश्चल हास्य या बाबूजी की स्नेहिल दृष्टि, जैसे इन सब के स्पर्श से अछूती वह बोली। रमीला को कुछ शॉपिंग करनी थी, इसलिए अपने ऑफिस में ही गाड़ी बुला ली थी। ऑफिस से हम सीधे बाहर गए। ये बातें लीना अत्यंत स्वाभाविक स्वर में हरिदास की ओर उन्मुख होकर बोल रही थी, किंतु उसका ध्यान इन बातों में नहीं था। सुरेखा निष्पलक नेत्रों से अनुपम को निहारे जा रही थी। एक वक्त था जब वह सुरेखा की मीठी हंसी सुनकर उसका गाल चूम लिया करती थी। सुरेखा को जबरदस्ती आराम करने के लिए कहकर सारा काम वह स्वयं कर डालती, और आज सुरेखा का वही हास्य उसे भीतर ही भीतर सुलगा रहा था। लीला ने उस ओर से तुरंत नजर फेर ली। दोनों खूब तरह तरह की बातों में मशगूल हो उठे थे, हंस रहे थे। कभी सुरेखा अनुपम की बातों से आश्चर्यचकित हो आंखें कटोरे की तरह फैला देती और कभी हंसते हंसते पेट पर हाथ रख लेती। लीना को अनुभव हो रहा था जिंदगी की लड़ाई में वह बुरी तरह जख्मी हो उठी है, और सुरेखा उन जख्मों को अपनी उंगलियों से नहीं सुइयों से कुरेद रही है। रमीला क्या कहती थी दोपहर में, और अभी अगर वह यह सब देख ले तो क्या कहेगी? अरे सुरेखा, तुम जब इतनी सुंदर कढ़ाई करती हो तो इन्हें प्रदर्शनी में क्यों नहीं भेजती? मैं? सुरेखा शर्मा गई। हाँ हाँ, तुम ही। आजकल तो लोग बाग इसका बिजनेस करते हैं। तुम जो भी प्रदर्शनी में रखने के लिए भेजोगी ना, वह सब वहीं बिक जाएगा। यह टेबल क्लॉथ तो अच्छा है, किंतु तुम साड़ियाँ तैयार करो ना। इट विल बी सोल्ड एज ए हॉट केक। सचमुच क्या? उत्तेजना से सुरेखा के गाल लाल लाल हो उठे। उसकी आंखें एक अजीब चमक से भर उठी। अरे देख ना, एक दिन तुम इतना कमाओगी कि लीना अपनी नौकरी छोड़कर तुम्हारी सेक्रेटरी बन जाएगी। क्यों लीना, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? कैसा आइडिया है? ठीक ही होगा। लीना के होठ तिरस्कार से तिरछे हो उठे। यह बेमन से क्यों बोल रही हो? तुम तो सुरेखा की बड़ी बहन हो, तुम्हें तो प्रोत्साहित करना चाहिए इसे। अनुपम कहते हुए अब भी हंस रहा था, और लीना मन ही मन चिढ़ गई। अनुपम भी ढकी हुई चिंगारी को फूंक मार मार कर नंगा कर रहा था। उसे क्या पता, सुरेखा की मदद करनी चाहिए। अच्छा, वह जल्दी जल्दी से चला जाए। उफ, कल तक लीना इस दिन का इंतजार कर रही थी जिस दिन वह अनुपम को अपने घर पर बुलाएगी। बाबूजी तथा सुरेखा के समक्ष शर्माती हुई कहेगी, बाबूजी यह अनुपम है, हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। और आज अनुपम स्वयं उसके घर आ गया था। उसे लगा था उसकी ये लच्छेदार बातें, सहज हास्य घर में सबका हृदय जीत लेंगी, लेकिन यह सब हो रहा था। वह सबका हृदय जीत चुका था, सुरेखा का भी। वह चाह रही थी कि अब अनुपम चला जाए, उसे वह सुरेखा के साथ इस तरह बैठा हुआ। और तभी अनुपम जाने के लिए उठ खड़ा हुआ।
ओह, बातों में कितनी देर हो गई। आई एम सॉरी, आप सबको मैंने अच्छा खासा बोर किया। नहीं नहीं, बड़ा मजा आया। आप कब आएंगे फिर? पूछते हुए सुरेखा का स्वर उदास हो उठा। अब मुझे आमंत्रण देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद ही अटपकूंगा। सभी की ओर हंसते हुए उसने विदा ली। लीना समझ गई थी ये शब्द उसे या बाबूजी को लक्षित करके नहीं कहे गए थे। अनुपम चला गया और सुरेखा पोर्च में खड़ी हाथ हिला रही थी। फिर तो अनुपम की कई शामें उसके घर में बीतने लगी। हफ्ते में 2 या 3 बार वह आ ही जाता। कभी कभी वह नई किताबें लाता, कभी खिले हुए गुलाब लाकर फ्लावर पॉट में सजा देता। दोपहर कैंटीन में बैठी लीना की आंखें अनुपम को खोजती रहती। कभी वह मिलता भी तो थोड़ी देर बैठने के बाद ऐसे भागता जैसे बहुत हड़बड़ी में हो। लीना की यह बेचैनी रमीला से छिपी नहीं थी। एक दिन उसने मजाक में कहा भी, क्या हुआ भाई, क्या मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया क्या? लीना चौंक पड़ी। अरे अगर ऐसा हो गया है तो मैं काजी का काम कर सकती हूँ। हम एक थे ही, कब जो झगड़ा करेंगे। अनुपम मेरे साथ बोले या ना बोले इससे मुझे क्या मतलब। वह धीरे से होठ चबाती हुई बोली। उसे स्वयं से भय लग रहा था कहीं वह रो ना पड़े। रमीला ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर स्नेह से दबा दिया। लीना तो उसे चाहती है ये मैं जानती हूँ, प्रणय लिपिहीन है, फिर भी आंखें उसकी भाषा है। रमीला मैं क्या करूँ? लीना की आंखें भर आई। तेरी जगह अगर मैं हूं ना तो प्रत्यक्ष प्रेम का निवेदन कर दूं। एक क्षण का संकोच तुझे सारी जिंदगी सालता रहेगा, फिर अपने आत्मीय से लज्जा कैसी। प्रेम की यात्रा हमेशा अहंकार के शव पर शुरू होती है। तेरी बात शायद सच है, किंतु रमीला प्रेम सत्य की तरह स्वयंभू भी है। उसके बीज नहीं बोने पड़ते, अंकुर स्वयं प्रस्फुटित हो उठते हैं। और इसलिए शायद मैं अनुपम से स्वयं कुछ भी न कह सकूंगी। शायद कभी नहीं। लीना थोड़ी प्रकृतिस्थ हुई। रुमाल से उसने आंखें पोंछ ली, फिर एक फीकी हंसी हंसकर बोली, तू शायद नहीं जानती, संघर्ष मेरी सांसें बन चुका है। आई एम फाइटर। लीना तुरंत उठ खड़ी हुई। उस दिन उसने ऑफिस से छुट्टी ले ली, किंतु विचार किसी प्रेत की तरह उसके पीछे लगे हुए थे। वह कहाँ जाए, कहीं भी तो छुटकारा नहीं। वह समझती थी उसका प्रेम दिवा स्वप्न है, छुई मुई के पेड़ की तरह जो स्पर्श मात्र से ही मुरझा जाता है। सुरेखा अनुपम को चाहती थी और अनुपम सुरेखा को। उन दोनों के दरमियान उसका अस्तित्व महत्वहीन था। वह पराई थी। ऑफिस से थकी मांदी लस्त-पस्त जब वह घर पहुंचती तो पाती सुंदर सजी सवरी सुरेखा आराम कुर्सी पर बैठी कढ़ाई कर रही होती या फिर अनुपम की लाई हुई कोई किताब पढ़ रही होती। कोई किसी से नहीं बोलता था। शब्द जैसे एक दूसरे के लिए जमकर रह गए थे, किंतु लीना तुरंत समझ जाती थी अनुपम शायद अभी इसी वक्त आने वाला है। बाबूजी के साथ वह थोड़ी इधर उधर की बातें कर शिकारी कुत्ते की तरह सूंघती सी रसोई में पहुंचती तो पाती केसर काफी व्यस्त है। गरम गरम कोई खास नाश्ता बन रहा है। उसे देखकर केसर मुस्कुराती, लीना दीदी आज तो सुरेखा ने कचौरियां बनाने का विशेष ऑर्डर दिया है। अनुपम भैया कल दोपहर में। कहती कहती केसर एकाएक लीना का उतरा चेहरा देखकर सहम उठती और वह भरी भरी सी दौड़कर अपने बिस्तर पर ढेर हो जाती। यह सब क्या हो रहा है? मेरे सामने तो सब ठीक है, किंतु मेरी गैर हाजिरी में भी ये दोनों। और आगे कुछ भी सोच नहीं पाती। लगता सारा शरीर एक अजीब अफसन सुन पड़ता जा रहा है। अब ना हिलडुल सकेगी ना देख सकेगी। एक असहनीय पीड़ा का ज्वार जो उसे खींच खींच कर तट पर पटक देता है, एक जीवित लाश की तरह। कभी कभी तो उसे महसूस होता कि उसके खिलाफ यह एक षड्यंत्र है जिसमें घर का हर सदस्य शामिल हो गया है। एक दिन ऑफिस में लीना का माथा सख्त दुखने लगा। रमीला को पता चला तो उसने लीना को जबरदस्ती छुट्टी कर दोपहर में ही घर भेज दिया। और जब वह घर पहुंची तो देखा बाबूजी तो दोपहर की नींद में पड़े हैं और वह कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में गई। पीछे पीछे पानी का गिलास लिए केसर आई। लो दीदी पानी पी लो, फिर माथा भी दबा देती हूँ, बस जरा सा फेरफार हो गई। आप इधर आई और सुरेखा अभी अभी यहाँ से निकली। लीना कांप कर रह गई। सुरेखा नहीं है, कहाँ गई, कब गई? वह तो मुझे भी नहीं पता दीदी, किंतु आज वह आपकी नई केसरी साड़ी पहनकर गई है। इतनी सुंदर लग रही थी ना उस साड़ी में कि क्या बताऊं। केसर चली गई। लीना अवाक। उसे स्मरण होया एक बार अनुपम ने पूछा था, लीना तुम्हें कौन सा रंग अच्छा लगता है? मुझे तो हल्का नीला रंग बहुत पसंद है, लीना ने हंसकर कहा। और आप मुझे कौन सा रंग में देखना चाहती हैं, पसंद करोगी? बहुत कम लोगों को पसंद आता है मेरा रंग। बिना कहे मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे तो केसरी रंग बहुत पसंद है, देखो ना। सुनकर चौंक गई ना, मैं जानता था। खुला हुआ केसरी, तुम मानोगी?
कई बार संध्या के समय आकाश केसरी रंग की आभा से जब चित्रित हो उठता है तो उस शाम में ऑफिस से छूटकर सीधे समंदर के किनारे चला जाता हूँ। इतना चटक रंग मेरे जैसे धुनी को छोड़कर भला किसे अच्छा लगेगा। और लीना के कानों में अनुपम की मधुर हंसी गूंजने लगी। और इस बातचीत के बाद ही जब पहली को उसने पे ली तो तुरंत जाकर एक केसरी रंग की साड़ी खरीद लाई, किंतु उसे पहनने की हिम्मत ही नहीं पड़ी उसकी। उसने वैसे ही कबाड़ में उठाकर रख दी। लीना दौड़कर अपनी अलमारी के पास गई। जल्दी से खोलकर उसने अपनी सारी साड़ियों की थप्पी पर निगाह डाली, फिर यहाँ वहाँ कुछ उठाकर देखा, किंतु वह साड़ी वहाँ पर नहीं थी। कितने यत्न से उसने सहज कर रखी हुई थी। दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में उलझा अन्य मनसक सी लीना पोर्च में आ हरिदास की आराम कुर्सी पर पसर गई। रात का अंधेरा फैलने लगा था, किंतु अभी भी हल्की सी राख रंग का उजास बाकी था। लीना की दृष्टि अपने छोटे से बागीचे पर स्थिर हो गई। फूलों की क्यारियां कुछ मुरझाई हुई सी लग रही थी। क्यारियों में कुछ जंगली घास भी उगाई थी। आसपास काफी कचरा इकट्ठा हो गया। कितने दिन बीत गए वह बागीचे की देख रेख नहीं कर पाई। उसने हल्के से अपनी पलकें मूंद ली। यह घर, यह बागीचा, ये लोग, सब कुछ तो उसका अपना है। उसके मजबूत कंधों ने लड़के की तरह इस घर की ढहती हुई दीवार को कितनी मजबूती से थाम लिया है, किंतु बदले में उसे क्या मिला बाबूजी जानते होंगे क्या। उसके अनुपम का सुरेखा चाहती है, उसके साथ घूमती है, उसके साथ सहजीवन के मधुर स्वप्न देख रही है। केसर उसे खाना खाने के लिए बुलाना है, किंतु भूख नहीं है कहकर उसने उसे वापस भेज दिया। उसकी आंखें निरंतर अंधेरे में जूझ रही थी। सुरेखा तथा अनुपम अब शायद एक दूसरे के आलिंगन में आबद्ध होंगे। शर्म से झुकाए सुरेखा के चेहरे को धीमे से ऊपर उठाकर अनुपम पूछेगा, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ सुरेखा, तुम्हारे बिना इस जीवन की अब शायद कल्पना भी नहीं कर सकूंगा। तुम मुझसे शादी करोगी? लीना की केसरी साड़ी का पल्ला उंगलियों के बीच मरोड़ते हुए लज्जा से अवगत वह नाजुक सी मीठी हंसी हंस देगी। अनुपम पुनः उसे बाहों में भर हल्के से उसके गुलाबी होठ चुम लेगा, जो शब्द कभी वह सुनती पर आज सुरेखा, और उसने दोनों हथेलियों से अपनी भीगी पलकें भींच ली। कंपाउंड का दरवाजा खुलने की आवाज हुई। हल्की सी चरमराहट के बाद स्वर शांत हो गया। लीना चौंक गई। उसने एक झटके से हथेलियां अपनी आंखों पर से हटा ली। उसका शरीर धनुष की डोरी की तरह स्वमेव खुज गया। सुरेखा बिना किसी आहट के पोर्च की सीढ़ियां चढ़ रही थी। अचानक उसकी दृष्टि कुर्सी पर बैठी हुई आकृति पर गई। ठिठक गई, हंसकर बोली, अरे बाबूजी, अपनी बत्ती नहीं जलाई, अंधेरे में कैसे बैठे हैं? उसका हाथ बत्ती जलाने के लिए स्विच की ओर बढ़ा। रहने दे सुरेखा, बत्ती की जरूरत नहीं, अंधेरा ही ठीक है। आशा के विपरीत लीना का गंभीर स्वर सुनकर सुरेखा सहम उठी। कौन? दीदी, आप अंधेरे में कैसे? सुरेखा का स्वर हकलाहट से भरपूर था। तेरा ही रास्ता देख रही थी सुरेखा, हमेशा से सुनती आई। दीदी का स्नेहिल स्वर आज अजीब तीखेपन से उखड़ा हुआ था। डर कर वह दीवार से चिपक गई। मैं यहाँ सफाई देने की आवश्यकता नहीं, मैं सब जानती हूँ। लीना के रोषपूर्ण व्यंग से भयभीत सुरेखा वहीं सीढ़ियों पर अशक्त सी बैठ गई। मैं भी जानती हूँ दीदी कि आपको मेरे तथा अनुपम के विषय में पता है। मैं आपको पहले ही बताना चाहती थी। क्या? मैं और अनुपम दोनों शादी करना चाहते हैं। सीढ़ियों की टाइल्स पर उंगलियां फिराती हुई सुरेखा ने धीमी आवाज में कहा। किंतु मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। लीना की आवाज में जैसे ज्वालामुखी फट पड़ा। इस अचानक प्रत्याघात से सुरेखा तिलमिला उठी। ओ दीदी, प्लीज प्लीज दीदी, आप ऐसा नहीं करेंगी। अनुपम के बिना मैं जी नहीं सकूंगी। ईश्वर के लिए आप ऐसा निर्णय। किस लिए ना करूं? लीना कुर्सी से उठकर सुरेखा के समीप आकर खड़ी हो गई। तू खुद ही बता, क्यों ना करूं? तुझे हंसाने के लिए, तुझे खुश रखने के लिए अपने आंसुओं को भीतर ही भीतर गरल के समान पिया है मैंने। अपनी समस्त इच्छाओं को तेरी एक मुस्कान पर ठोकर मार दी, किंतु अब मुझ में यह सब सहन करने की शक्ति नहीं। अनुपम तुझसे शादी कैसे करेगा? मैं क्या बेवकूफ हूं? दीदी, बातों के इस रुख से सुरेखा अवाक हो उठी। मुझे लगता है आज अगर नहीं बोल सकी तो फिर कभी जिंदगी भर नहीं बोल सकूंगी। पागल हो जाऊंगी मैं, पागल। मेरा अरमान था कि मैं डॉक्टर बनूं, खूब पढ़ूं। मेरी महत्वाकांक्षा खुले आसमान में पंख पसार ऊंचे, बहुत ऊंचे उड़ना चाहती थी। सुख समृद्धि के स्वर्ग को छूना चाहती थी, भोगना चाहती थी। किंतु तुम्हारी वजह से यह कंकरीली पथरीली जमीन मुझे दी गई चलने के लिए। मेरे कमजोर कंधों पर तुम सब लोगों को बैठा दिया गया ढोने के लिए। यह तो मेरी नियति नहीं थी। यह सिर्फ तेरी देन है, तेरी। लेकिन किस लिए?
आप क्या सोचती हैं? आपको इस तरह तड़पता देखकर मुझे आनंद आता है? आज मुझे भी अपनी बात कह लेने दीजिए। वह जो खुद ही टूटे हुए हाथ पैरों वाला हो, जो खुद ही एक बियाबान जंगल में भटक रहा हो, वह क्या इतना नासमझ है कि अपने सामने वाले की पीड़ा को नहीं समझ सकता? जो आप अपनी वेदना से स्वयं गल रहा था, कितना मोहताज था वह दूसरों की दया के लिए। इन तर्कों से हकीकत पर पर्दा नहीं पड़ सकता। दीदी, मेहरबानी कर मुझ पर दया मत दर्शाओ। यह भीख मुझसे सहन नहीं हो सकेगी। जो मेरा है वह मुझे मिलना ही चाहिए, और वही मैं चाहती हूँ। सहन शक्ति की सीमा होती है। त्याग, फर्ज, बलिदान, ये शब्द कितने कीमती हैं, कितने महान हैं, किंतु ये शब्द हर बार किसी की जिंदगी उससे छीन नहीं सकते, जीना उससे नहीं मांग सकते। दीदी का यह रूप उसके लिए नया था। कभी छोटी सी चीज के लिए भी उन्होंने मना नहीं किया था, ना उसे मांगने की जरूरत ही पड़ी। अपनी इस विचित्र बीमारी की आड़ में वह शेर के समान सुरक्षित थी। उसे मानो 7 खून माफ थे, किंतु आज उसे अपनी जिंदगी की सबसे प्रिय वस्तु पाने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। अब वह स्वस्थ थी और स्थिति की गंभीरता से अनभिज्ञ नहीं थी। जिंदगी का सबसे नाजुक क्षण उसके समक्ष उपस्थित था, और आज अगर वह मजबूती से काम नहीं लेगी तो उसका सुंदर सपना वह अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकेगी। आप ठीक कह रही हैं, आपकी बात सच है। दलीलों की आड़ से सच को छिपाया नहीं जा सकता, किंतु उसे अलग स्वरूप में स्वीकार तो भी नहीं किया जा सकता। बस दीदी, यह मेरी आखिरी मांग है। अनुपम की भीख मुझे दे दो। मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। कैसी वाहियात बातें करके मुझे फुसला रही है। तू जब इस तरह से मेरी जिंदगी से चली जाएगी तो शेष क्या रह जाएगा? मात्र सांसें। मात्र सांसें लेते रहने से ही जिंदगी थोड़े ही कट जाती है सुरेखा। जीवन जीने के लिए और बहुत सी चीजों की आवश्यकता होती है, और वे सारी चीजें, सुविधाएं मुझसे छीनकर मुझे जिंदगी जीने के लिए कहती है। तो फिर कहिए दीदी, मैं क्या करूं? क्या करूं आखिर? सुरेखा रो पड़ी। शांत स्तब्ध रात्रि उसकी हिचकियों से अस्थिर हो उठी। जैसे दोनों हथेलियों के बीच हिचकियां भरती हुई सुरेखा को देखती रही लीना। आज उसने सुरेखा को बिल्कुल सामने खड़ा करके बातें की थी, किंतु इसके सिवा कोई रास्ता भी तो नहीं था। उसके जीवन की बस एक चाह, एकमात्र हरियाली वीरान होती जा रही थी, और लीना खामोश बैठी रहे। अपने अस्तित्व के प्रति भी तो उसका कोई फर्ज है। उसने गलत तो नहीं किया था। लीना ने अत्यंत तीखे स्वर में कहा, तू क्या करती है यह मैं जानूं? यह तेरी अपनी समस्या है, तू स्वयं सुलझा। मैं तो सिर्फ अपनी बात जानती हूँ। अनुपम से तेरी शादी हरगिज नहीं होने दूंगी, हरगिज नहीं। लीना के स्वर की उग्रता से सुरेखा कांप गई। उसने धीरे से अपना सिर उठाया। ड्राइंग रूम से झांकती हुई हल्की प्रकाश की रेखा उसके चेहरे पर पड़ रही थी। लीना ने देख लिया। सुरेखा के होठ एक अजीब सी शक्ति से खिंच गए। उसकी आंखें कांच की गोटियों से चमक उठी। आंसू पहुंचने की परवाह न करते हुए उसका प्रतिद्वंदी स्वर तीखा हो उठा। अच्छा, तो आप क्या करेंगी? मैं क्या करूंगी यह जानना है? शब्दों को क्रोध से उगलते हुए लीना बोली, मैं अनुपम से कह दूंगी कि सुरेखा बीमार लड़की है, रोगी है, भयंकर रोगी। उस पर पागलपन के दौरे आते हैं। तब यह खूबसूरत सुरेखा एकदम बदल जाती है, और तब भूखी शेरनी सी यह लड़की किसी की पत्नी बनने लायक नहीं रहती, और ना किसी बच्चे की माँ। एक क्षण के लिए लीना को लगा उसका छोड़ा हुआ तीर निशाने पर बैठा है। सुरेखा फक पड़ गई। सुरेखा ने दोनों हाथों से माथा पकड़ लिया और क्षीण स्वर में बोली, आप अपनी मर्जी के मुताबिक काम करिए। अनुपम से जो भी कहना चाहे कहें। मेरा प्रणय सीप में बंद मोती सा उजला है, और ओस की बूंद नहीं, जो क्षणांश में लुप्त हो जाती है। और मान लो आप अगर अनुपम को यह सब बता भी देती हैं, और वह मुझसे ब्याह करने से पीछे हट भी जाता है, तो भी यह निश्चित है कि वह आपसे तो शादी कदापि नहीं करेगा, क्योंकि अनुपम मेरा है और सिर्फ मेरा ही रहेगा। वह मुझे जी जान से चाहता है, मुझे यानी सुरेखा को, आपको यानी लीना को नहीं। दिग्विमूढ़ सी खड़ी रही लीना की ओर। बिना देखे वह झटके से उठकर अपने कमरे की ओर चल दी। लीना प्रस्तर मूर्ति सी हो उठी। सुरेखा के वाक्यों ने उसे बंदूक की गोली की तरह छलनी कर दिया। सुरेखा तथा अनुपम एक दूसरे के थे, एक दूसरे को चाहते थे। उन दोनों के बीच उसका कोई स्थान नहीं था। वह नितांत अकेली थी, एकदम अकेली, असहाय। सुरेखा के समक्ष आंसू बहाना निरर्थक है। क्या बाबूजी से जाकर कह दे? रमीला क्या कहती थी, एक क्षण का संकोच तुझे जिंदगी भर सालेगा। यही वैसा ही वक्त है। अगर यह मौका चूक गई तो फिर कभी अपनी बात किसी से नहीं कह सकेगी। इस मौके को मुट्ठी से छोड़ना नहीं चाहिए। सुरेखा के अरमानों को रौंद कर अनुपम को प्राप्त करना नहीं,
यह असंभव है। लीना का स्वभाव तो यह नहीं, तो क्या वह यह बात अनुपम से कह दे? और अगर फिर भी सुरेखा को छोड़ने के लिए तैयार ना हुआ तो उसका तिरस्कार करेगा, दुत्कार करेगा, निकाल दे तो इस अपमान के साथ वह कैसे जीवित रहेगी, कैसे मुंह दिखाएगी? वह अशक्त सी पोर्च की सीढ़ियों पर ही बैठ गई। उसकी निगाह आसमान की ओर गई। उसे महसूस हुआ वह टूटा हुआ तारा जो इन चमकते हुए जुगनुओं के बीच से टूटकर धरती के किसी कोने बजले हुए काले पत्थर पर आ गिरा। उसे में ना अब चमक है, ना आप। पोर्च के आसपास अंधेरा ही अंधेरा है और उस अंधेरे में वह। उस रात की घटना के पश्चात उसके साथ, उसके तथा सुरेखा के बीच उस विषय में कभी कोई कहासुनी नहीं हुई। ऊपर से उन दोनों का बर्ताव पुनः स्वाभाविक हो उठा, किंतु भीतर खड़ी हो गई दीवारें अब भी वहीं की वहीं थी। कभी कभी उसे लगता यह दंभ किस लिए, किसके लिए? सब कुछ छोड़ छाड़ कर वह कहीं भाग जाए जहां ये स्मृतियां ना हो और इस हारी हुई जिंदगी का लबादा फेंक कर एक नए सिरे से सहेजे। किंतु पुनः अनुपम का हंसता हुआ चेहरा उसके जहन में उभर आता। बाबूजी की गमगीन आंखों में तैर जाती और उसके विचार धाराशायी हो जाते। लीना ने स्वयं हरिदास के समक्ष सुरेखा तथा अनुपम के प्रणय की चर्चा छेड़ी। बाबूजी ने सम्मति दे दी। अनुपम तथा सुरेखा के बार बार मना करने के बावजूद उसने सुरेखा के लिए तमाम सुंदर सुंदर साड़ियां खरीदी। माँ के जो थोड़े बहुत आभूषण थे उन्हें तुड़वाकर नए डिजाइन के बनवा उसने सुरेखा को पहना दिए। और एक दिन सुरेखा तथा अनुपम का ब्याह अत्यंत सादगी से संपन्न हो गया। विदाई के वक्त बाबूजी ने सुरेखा के माथे पर आशीर्वाद का हाथ रखा और झटपट अपने कमरे में चले गए। सुरेखा ने लीना के पैर छुए, फिर गले मिलकर खूब रोई। सुरेखा के का आंसुओं से भीगा चेहरा मलिन हो उठा। लीना की आंखों में जैसे गंगा जमुना फूट पड़ी। एक ना टूटने वाली अजीब खामोशी ने उसके अंतर मन को डस लिया था और यह अध्याय उसकी जिंदगी से अब हमेशा के लिए खत्म हो रहा था। सुरेखा अब हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से दूर हो रही थी। शायद यही तो उसकी इच्छा थी, लेकिन आज इस नन्ही सी गुड़िया जैसी सुरेखा ने उसे हिला दिया था। उसे लग रहा था जिसकी वजह से वह अपने आप को बड़ा महसूस करती रही, जिम्मेदारी की भावना से आक्रांत रही, वही सुरेखा। उसने सुरेखा को अपनी छाती से चिपका लिया और फफा कर रो पड़ी। धीरे धीरे सारी चहल पहल समाप्त हो गई। मेहमान भी चले गए। मंडप की फूल मालाएं मुरझाने लगी। खाली हवन कुंड और इधर उधर बिखरी चीजें। लीना में जैसे सारी हिम्मत चुक गई थी। वह पोर्च की सीढ़ियों पर कोहनियों के सहारे चेहरा टिकाए ना जाने क्या सोचती बैठी रही और एक स्नेहिल स्वर ने उसे चौंका दिया। लीना, उसने घूम कर देखा। रमीला खड़ी थी। तू अभी तक गई नहीं? सॉरी, मैं अंदर बाबूजी के पास बैठी थी। और वह धीरे से उसके करीब बैठ गई। थोड़ी देर बाद दोनों में से कोई एक दूसरे से कुछ नहीं बोला। फिर रमीला ने मौन तोड़ा। लीना, आज मैं यहाँ रुक जाती हूँ। ड्राइवर से घर पर कहलवा देती हूँ कि मेरी प्रतीक्षा ना करे। लीना ने धीरे से सिर उठाया। प्लीज रमीला, तू घर जा। ऐसी कोई बात नहीं है। बड़ी हिम्मत आ गई झेलते झेलते। और फिर कोई कब तक किसी के आंसू पहुंचेगा? अपना रोना तो खुद ही। तेरी फिलॉसफी से मैं अपरिचित नहीं हूँ। रहने दे अपना लेक्चर। और अगर मैं रुक भी गई तो तुझे क्या परेशानी होगी? रमीला ने हंसने का प्रयत्न करा। बहुत परेशानी होगी। तू ऐशो आराम में रहने वाली लड़की, तुझे मेरे घर नींद आएगी कैसे? और फिर तू जो सोच कर रहने के लिए कह रही है ना, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। लीना, रमीला, तू क्यों दुखी होती है? तू तो जानती है कि मैं विष कन्या हूँ। बूंद बूंद करके ईश्वर ने मेरे भीतर जहर भरा है। अब कोई भी विष मुझे असर नहीं करेगा। लीना, मैंने एक बार तुझे कहा था ना, तू कितनी महान है। मुझे तुझ पर गर्व होता है। और आज भी तेरा धीरज, तेरी हिम्मत। अच्छा बस ज़्यादा बखान मत कर। मैंने तुझसे कहा था ना, मैं भी फाइटर हूँ। हंसकर लीना उठ खड़ी हुई। फिर तुरंत गंभीर होकर बोली, थैंक यू रमीला, तू घर जा, नहीं तो मम्मी पापा तेरी चिंता करेंगे। रमीला चली गई, परंतु उसका मन उसी तरह अशांत था जैसे उबलते हुए तेल में पानी के कुछ छोटे छींटे पड़ जाने से तेल में खलबलाहट पैदा हो जाती है। उसे लगा वह चिल्ला चिल्ला कर रमीला से कह दे, घड़ी भर के लिए उसका शरीर ले ले, उसका सिसकता हुआ मन जी ले, फिर कहे कि उसकी जिंदगी कितनी महान है, कौन सुखी है, कौन सफल है। व्हील चेयर के पहियों की आवाज से उसने चौंक कर सिर उठाया तो देखा बाबूजी थे। उसने तुरंत अपने पर काबू कर लिया। हंसकर बोली, सब ठीक ठाक से निपट गया है ना बाबूजी? सिर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। सुरेखा खूब खुश है।
और वैसे दोनों ही खुश थे। मैं थक गई थी इसलिए जरा यहाँ आकर बैठ गई। चलिए अब हम लोग भी सो जाएं, मेरी छुट्टियां भी काफ़ी बाकी हैं। कल सुबह उठकर सब घर उठाई करूँगी, तभी हिसाब किताब बताऊँगी। लीना। हरिदास का गंभीर स्वर सुनकर लीना अचकचा उठी। उसे लगा जिन शब्दों के बुलावे में वह सब ढका दबा दबा रखना चाह रही है, उन्हें बाबूजी के स्वर ने नंगा कर दिया। क्या है बाबूजी? वह अपने गले का हार उतारने का उपक्रम करने लगी। वह समझ गई बाबूजी की दृष्टि उसमें खोज रही है, कुछ अनकहा सा लेना चाह रही है। लीना, तू अनुपम को चाहती थी ना? सुनकर लीना कांप उठी। यह दृष्टि इतनी तीव्र होगी कि वह इस हद तक उसकी मनोदशा पढ़ लेगी, इसका उसे भान नहीं था। भर आई आंखों को उसने बाबूजी के समक्ष उठाया। बाबूजी, आप क्या कर रहे हैं? बेटी, मैं तुझे जिंदगी में कुछ ना दे सका, अब ऐसा कुछ भी बचा नहीं। मैं सब देख रहा था, समझ रहा था। तूने किस तरह हृदय पर पत्थर रखकर आज यह शुभ कार्य निपटाया, किस तरह वेदी के होम में तूने स्वयं को तिल तिल करके सुहाग कर दिया। बेटा, मेरी इन बूढ़ी आंखों ने सब कुछ देखा है। देखता रहा कि तू हंस हंस कर काम कर रही थी, सबका स्वागत सत्कार कर रही थी, और मैं बदनसीब बाप हूँ जो तेरी खुशियाँ अपनी आंखों के सामने लुटता देखता रहा, वह भी दूसरी बेटी के लिए। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार मैं हूँ लीना, पर क्या कहूँ, किससे कहूँ? तुझे छोड़कर यह वेदना भी किससे व्यक्त कर सकता हूँ? आप? हाँ लीना, लक्ष्मी और मैं हमेशा सुरेखा के ही सुख दुख के विषय में सोचते रहे, हमेशा उसकी ही बातें मानते रहे। आज जब सारी घटनाएं शुरू से याद करता हूँ तो हृदय टूट हो जाता है, गर्दन शर्म से झुक जाती है। एक बहन के सुख की खातिर दूसरी बहन को चीजें दे देना ठीक है, किंतु उसके अरमान भी हमने छीन लिए। यह मेरी भयंकर भूल थी और मैं इस भूल के लिए कभी अपने को क्षमा नहीं कर सकूंगा। सुरेखा की बीमारी जब तक बीमारी थी तब तक तो सब क्षम्य था, किंतु यही बीमारी जब उसकी आदत बन गई, तब उसका पोषण ना किया होता तो उस आघात से ही वह अपनी बीमारी भूल जाती। उसकी बीमारी की कीमत एक जिंदगी तो नहीं थी। लीना का हृदय भर आया, किंतु अब इन बातों से क्या फायदा? बाबूजी अगर यह सब ना कहते तो ज्यादा अच्छा लगता, अपने मन में ही छिपा कर रखते, किंतु अब तो बात खुल गई है। अब दोनों को ही यह घटना रह रहकर झंझोड़ती रहेगी। और बेटा देख मेरी कायरता, अब जब तू सब कुछ लुटाकर थकी हारी बैठी है तब मैं पछता रहा हूँ, लेकिन इस पछतावे का सुपरिणाम क्या होगा? कुछ नहीं, शून्य। लीना से अब बिल्कुल नहीं सुना जा रहा था। वे एकाएक उठ खड़ी हुई। चलिए बाबूजी, अब छोड़िए ये सब बातें, यह क्रूर सत्य है, वरन करने के सिवा मुझे छुटकारा भी तो नहीं है। शायद विधि ने मेरा भाग्य ही ऐसा लिखा है। कड़वी हंसी हंसकर लीना बोली। हरिदास सतप्त हो गए। विधि का नहीं बेटा, यह मेरी भूल की कीमत है जो तुझे चुकानी पड़ रही है। विधि का विधान तो शायद मेरे लिए जीवन भर अपंगता का बोझ अपनी बच्ची के कंधों पर ढोता रहूं, उसकी कमाई की रोटियां तोड़ता रहूं। सच कहता हूँ बेटी, एक तो उसने उठा लिया, छुटकारा दे दिया, किंतु मुझसे जो अपराध तेरे लिए हो गया है, एक का प्राण हर दूसरे का जीवन दान करने का अधिकार तो स्वयं ईश्वर को भी नहीं है। लीना स्तब्ध हो उठी। आज हरिदास कोई और व्यक्ति हो ऐसा महसूस हो रहा था, जैसे उन्हें उसने प्रथम बार देखा हो। इस तरह से वह अचरज भरी दृष्टि से उन्हें देखती रही। ओह, इतने वर्षों से बाबूजी ने यह धधकती हुई बेचैनी कहाँ छिपा के रखी थी? लीना ने धीरे से हरिदास के कंधे पर हाथ रख दिया। सुनिए बाबूजी, मैं झूठ नहीं बोल सकूंगी आपसे। मैं अनुपम को हृदय से चाहती थी, किंतु अब नहीं। अब तो ये बातें अर्थहीन है। मैं यह सब भूल जाना चाहती हूँ और मेरी इच्छा है इस प्रसंग को आप भी भुला दीजिए, इसी में हम सबका भला है। मेरी एक बात मानेगी तू लीना? क्या बाबूजी? तू ब्याह कर ले किसी अच्छे लड़के के साथ, अनुपम तथा सुरेखा को भूल जा। आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? चलिए बहुत देर हो गई। नहीं लीना, तू मेरी एक बात मान ले और शादी कर ले और फिर यहाँ से चली जा इस मनहूस घर की परछाई से दूर। अब आप अभी अत्यंत बेचैन है, इतनी ठंडी हवा चल रही है, कहीं तबीयत ना बिगड़ जाए। नहीं लीना, जब तक तू अच्छा सुनिए, मुझे जब किसी से ब्याह करना होगा तो आपसे कह दूंगी। अब चलिए, चलकर सो जाएं, कल बहुत सारे काम करने हैं। उस दिन तो लीना ने बातों को यूं ही टाल दिया, किंतु उसका पूरा प्रयत्न होता कि किसी भी तरह, किसी भी रूप में पिछली बातें अब नहीं उखड़नी चाहिए। थक कर शाम को जब रीना घर लौटती
तो सन्नाटे में डूबा बंगला उसे खाने को दौड़ता। हरिदास भी पूरे दिन अकेले बैठे बैठे ऊब जाते। अक्सर वे पोर्च में ही कोई किताब पढ़ते हुए लीना की प्रतीक्षा करते। हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लीना भी उनके समीप ही आकर बैठ जाती। केसर क्यारियों में पानी डालती रहती। बीच बीच में वह कभी सब्जी के बढ़ते भाव के विषय में चर्चा करती, या पड़ोसी के कुत्ते के बारे में, या मोगरे में आज कितनी नई कलियां आई हैं। हरिदास शांत भाव से पेपर पढ़ते रहते और पढ़ने के बाद उसे तय कर तिपाई पर रख देते। घर की एक रास्ता से त्रस्त लीना को ऑफिस की गहमागहमी भी भाती नहीं थी। टाइपराइटर की टक टक, पंखे की फरफराहट, लोगों का हंसी मजाक, लीना इस सब के बीच भी अपने को अकेला पाती। कभी कभी तो वह किसी की छोटी सी बात पर बेमतलब हंस देती, या शून्य मन के से सामने वाले की इस बात इस तरह से सुनती जैसे बहुत रसपूर्वक सुन रही हो। हालांकि उस समय अगर उससे कोई उस विषय में पूछ बैठे तो यह बता भी नहीं पाएगी वो क्या बोल रहा है। उसे लगता है वह एक कुशल अभिनेत्री बन गई है, चेहरे पर जैसा चाहे मुखौटा चढ़ा सकती है। दोपहर लंच के समय रमीला अक्सर मजे से उसे टोकती, तू आजकल खूब पसंदीदा दिखती है लीना, जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं साहब, पर मेरी बात छोड़, तू गई सो बीत गई, तेरी उम्र भी तो अच्छी खासी है, तू शादी क्यों नहीं करती? किससे करूं? रमीला हंस पड़ी। अपने मन को तो कोई देखता ही नहीं। दोनों हंस पड़े। रमीला ने कैंटीन का बिल चुकाया। दोनों कैंटीन से बाहर निकली। कॉर्नर पर जाकर रमीला एकाएक खड़ी हो गई। रमीला की आंखों में कुछ ऐसा था कि लीना एकदम गंभीर हो गई। रमीला ने धीमे से कहा, लीना तू शादी क्यों नहीं कर रही? प्लीज रमीला, तू बाबूजी की तरह मुझे उपदेश तो मत दे। अब मैं काफी संभल गई हूँ। तू क्या समझती है कि मैं जिंदगी भर यूं ही रोती रहूंगी? किंतु क्या जिंदगी में खुशियां पाने के लिए शादी करना जरूरी है? उसके बाद भी तो अतीत हंसने ना देगा हमें। अब जिंदगी ने मैं अपने मन मुताबिक जीना चाहती हूँ, उसी में मुझे सुख मिलेगा। किंतु लीना तू अकेली देख, अगर शादी मुझे करनी होगी तो तेरे आसपास जो आधे दर्जन मजनू चक्कर काटते हैं ना, उनमें से एक को मेरी ओर खिसका देना। रमीला समझ गई। लीना अपनी कमजोरी, अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं करना चाहती। उल्टा वह हंसकर यह बताना चाहती है कि वह सब कुछ भूल चुकी है। लेकिन यह हंसी मजाक सब कितने दिन, कितने भीगे हुए हैं, कितने भुलावे में हैं, और वह दूसरों को देती रहती है। अनुपम तथा सुरेखा शाम को मिलने आ जाते। इतने वर्षों में अकेले रहते आए अनुपम के लिए कुटुंब के नाम पर बस यही परिवार था। केसर अच्छा अच्छा खाना बनाती। सब लोग रात में एक साथ बैठकर खाना खाते, फिर पोर्च में बैठकर देर तक गप्पे मारते। हमेशा की तरह बातचीत में मैदान अनुपम का होता था। कभी राजनीति की बातें करते करते बीच में गृह सज्जा के गुण बताने लगता, फिर बीच में ही किसी बात से बात निकालकर वह मनोविज्ञान पर अच्छा खासा लेक्चर दे देता। और इस सब के बीच बाद अचानक वह गंभीर हो लीना से पूछता, आजकल सब्जी का क्या भाव चल रहा है? सुनकर सब हंस पड़ते और लीना अपने आप को हल्का महसूस करती। किंतु कभी उसे लगता हरिदास उसे अपलक नजरों से देखते रहते हैं, और उन नजरों के नीचे है एक बेचैन छटपटाहट है जिसे वो तड़प उठती है। पर ऐसे असावधान क्षण यदा कदा ही आते थे और लीना को उद्वेलित कर चले जाते। छुट्टी की एक दोपहर को लीना धुले हुए बाल पीठ पर खोले अपनी अलमारी सहज रही थी। स्त्री वाली साड़ियां एक एक करके हैंगर में टांग रही थी कि तभी सुरेखा उसके पास आई। आजकल उसे अकेला आया देख लीना को आश्चर्य हुआ। अक्सर वे दोनों साथ साथ ही आते हैं। क्यों, ये अकेली ही आई है क्या? हाँ दीदी, आज उन्होंने देर तक सोने का कार्यक्रम बनाया, मुझे उबन हो रही थी, सोचा अकेली ही चली जाती हूँ। सुरेखा इधर उधर की सामान्य बातें करती रही और उसके हाथ कपड़ों को रखाते रहे। वह अपने नए पड़ोसियों की बातें, अनुपम के मित्रों की बातें, घर में वे कुछ नया लाने का इरादा कर रहे हैं, वह सब बताती रही और वह मजे ले लेकर सुनती रही। लीना को यह सब काफी दिलचस्प लग रहा था। एकाएक सुरेखा कुछ कहते कहते अचकचा गई। दीदी, आपसे मैं कुछ और एक बात कहना चाहती थी। लीना हंस पड़ी उसकी अचकचाहट देखकर। मैं समझ गई हूँ, बोल क्या बात है? दूल्हे मियाँ के साथ कुछ रूठी हो गई है या खाना पीना भाता नहीं? ओ दीदी, आप मुझे मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे 3रा महीना चालू है। लीना को लगा उसका दिल उछलकर बाहर गिर पड़ेगा। क्या सचमुच सुरेखा माँ बनने वाली है? सुरेखा क्या सचमुच? सुरेखा हंस पड़ी। आप भी कमाल की है दीदी,
झूठ किस लिए बोलूंगी? नहीं नहीं, यह बात नहीं, किंतु तुझे ठीक से पता है ना डॉक्टर ने क्या कहा? आवेश में सुरेखा का हाथ उसने अपने दोनों हथेलियों के बीच बुरी तरह दबा दिया। ओ माँ, दीदी जरा धीरे से, अभी अभी सीधी डॉक्टर के पास से तो चली आ रही हूँ। डॉक्टर ने ही मुझे बताया है कि 3 महीने। लीना खुशी से विभोर हो उठी। इतनी बड़ी खुशी वह झेल सकेगी? क्या सचमुच उसका यह सूना घर किसी की निर्दोष किलकारियों से गूंज उठेगा? इतने वर्षों की मनुष्यत किसी की ठुनक भरे रुदन से महक उठेगी? लीना का बचपन जैसे लौट आया। वह खुशी से तालियां पीटती हुई उछल पड़ी। सुरेखा जरा सोचती, इस घर में, कंपाउंड में, इन क्यारियों में वह अपने नन्हे नन्हे पैरों से भागम भाग किया करेगा। अरे बाप रे, मेहनत से संवारे हुए इस छोटे बगीचे का सत्यानाश कर देगा। हाँ, केसर केसर को कहकर रखना पड़ेगा कि दरवाजों का खास ख्याल रखे। बाकी बाकी काम धाम तो चलेंगे, पर हम कहीं खुले रहे और बाबा जनाब भैया भैया खिसक कर बाहर पहुंच गए तो सब मुसीबत हो जाएगी। बाबूजी हमारी जान ही ले लेंगे। दीदी 1 मिनट के लिए अपनी फ्लाइंग रानी को जरा रोको। रानी? कैसी रानी? अरे राजा आएगा, राजा। और सुन, ये सब फ्लावर पॉट अब किसी ऊंची जगह रख देने पड़ेंगे, नीचे कोई चीज पड़ी नहीं रहेगी। हाँ सुन, आज से अनुपम को कह देना सिगरेट पीना छोड़ दे। उसने यहाँ वहाँ सिगरेट के जले टुकड़े फेंक दिए। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, इसका सबका इंतजाम करना पड़ेगा। सुरेखा ने उठकर लीना के मुंह पर हाथ रख दिया। लीना, लीना दीदी जरा सब्र कीजिए, आप तो पागल हुई गई हैं, सबको पागल कर देंगी। तू जानती है सुरेखा, मैं उसका नाम क्या रखूंगी? अपूर्व। अनुपम तथा अपूर्व कहकर लीना पल भर के लिए मौन हो गई। फिर पुनः कुछ सोचती हुई धीमे से बोली, एक बात कहूँ सुरेखा, आज तक मैंने जिंदगी में कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, आज तुझसे मांगना चाहती हूँ। क्या दीदी? कहिए ना। मुझे अपना अपूर्व दे दे, मैं उसे बेटा समझूंगी, उसे अपने हृदय से चिपका कर रखूंगी। सुरेखा ने धीरे से लीना का चेहरा उठाया। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। अपूर्व आपका ही है दीदी। और दोनों बहनें एक दूसरे से लिपटकर रो पड़ी। लीना का मन अब एक अजीब उत्साह से भर गया। उसकी नीरस जिंदगी में जैसे सहसा किसी ने प्राण फूंक दिए। मुरझाए हुए पौधे में फिर से जीवन आ गया। उसका हर क्षण खुशी से उछलकता रहा। धीमे स्वर में ना जाने कौन से भूले बिसरे गीत गुनगुनाती रहती। घर में भी खूब मौज मस्ती करती। केसर से कहकर मनपसंद खाना बनवाती और बाबूजी के साथ घंटों हंस हंस कर बतियाती। ऑफिस में भी अकारण हंस पड़ती। एक बार तो रमीला ने उसे टोक ही दिया, अरे लीना तू तो इतनी खुश है जैसे माँ तू बनने वाली है, धरती से 2-4 फुट ऊंचे चलने लगी है। हाँ, इसमें क्या शक है, माँ तो मैं ही बनूंगी, अपूर्व मेरा ही बेटा होगा, समझी? लीना ने गर्व से फूलकर कुप्पा होकर कहा। घर में भी बस उसे अपूर्व ही अपूर्व याद रहता। बाबूजी से वह कहती, बाबूजी आपको आखिरी बार चिता रही हूँ, अपने कागजों का यह पुलिंदा उठाकर कहीं और रख लीजिए, बाद में ना कहिएगा यह फट गया, यह नहीं मिल रहा, वह नहीं मिल रहा, चाहिए तो मैं आपके लिए एक छोटी सी शेल्फ बनवा देती हूँ। और केसर तू अपनी आदत नहीं सुधारेगी शायद, जगह जगह फ्लावर पॉट, एक भी टूटा ना तो समझ लूंगी। केसर मजाक में कहती, अभी पहले उसे आने तो दीजिए, सब हो जाएगा ठीक ठाक। सुनकर लीना खींच उठती, तुम लोगों के स्वभाव में आलस भर गया है, अभी से ध्यान न रखो तो कभी सुधरोगे नहीं। और केसर साड़ी का आंचल मुंह में ठूसकर हंसती हुई भाग जाती। कुछ भी काम ना होता तो भी लीना को फुर्सत नहीं रहती। उसका मन ना जाने किन किन विचारों में उलझा रहता। ऑफिस से छूटते ही तुरंत घर की ओर भागती। हरिदास पोर्च में बैठे हुए उसकी प्रतीक्षा करते होते। बिना कपड़े लत्ते बदले ही वह पर्स समेत उनके करीब डट जाती। फिर थोड़ी बहुत ऑफिस की बात, आज के विशेष समाचारों की चर्चा, फिर बात घूम फिर कर अपूर्व पर आ जाती। उसका पालना किस कमरे में रखा जाएगा, उसके नीचे वह डनलप की मुलायम छोटी सी गद्दी डलवाएगी, अपूर्व के लिए विशेष रूप से बनवाया गया छोटा सा कबाड़ किस तरह रखना ठीक होगा, सुरेखा की दवाइयाँ उस ऊंची गोल टेबल पर ही रखनी होगी, बड़ी भी हैं, अपूर्व के ड्राफ्ट्स, पाउडर, फीडिंग बॉटल्स वगैरह भी तो उस पर आ जाएंगे। और वह उन्मादिनी की भांति बोलती ही रहती। कई बार केसर थाली परसकर उसे खाने के लिए बुलाती, तब कहीं जाकर वह हाथ मुंह धोने के लिए उठती। हरिदास अत्यंत दिलचस्पी से उसकी बातें सुनते और भीतर ही भीतर सुलगता हुआ उनका हृदय उन बातों को सुनकर राहत महसूस करता। एक तो अपनी अपंगता का दुख, ऊपर से लीना के व्यथित हृदय के रुदन से वे अनभिज्ञ नहीं थे। कई बार परोक्ष अपरोक्ष रूप से वे लीना को समझाने की चेष्टा करते,
अपने ना रहने के बाद की स्थिति की चर्चा करते, किंतु लीना थी कि सारी बातों को हवा में उड़ा देती। उन्हें लगता लीना शादी कर ले और अपना घर बसा ले, तब उन्हें संतोष मिल पाएगा और वे शांति से मर सकेंगे।